मैं सूरज हूँ, मिल्की वे गैलेक्सी का स्टार। लेकिन मेरे अंदर उठते तूफान धरती पर तबाही ला सकते हैं। मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, मेरी रोशनी खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे, जानिए ब्रह्मांड डिकोड में। हाय, मैं हूँ सुप्रिया। सूरज बहुत सैड है, हो भी क्यों ना। 15 जुलाई को नेचर जर्नल में छपी नई रिसर्च ने सबकी नींद उड़ा दी है। एक सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट्स ठप कर सकता है, जीपीएस को गड़बड़ा सकता है, रेडियो कम्युनिकेशन काट सकता है और बेहद शक्तिशाली हुआ तो पावर ग्रिड तक को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों को अब संकेत मिले हैं कि सबसे शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म्स की ताकत को हम अब तक कम आंकते आए हैं। हमारे सोचे गए अनुमान से वो कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज धरती को निगल जाएगा या फिर पृथ्वी अपनी ऑर्बिट बदलकर सूरज से दूर निकल जाएगी? आज जानेंगे सूरज के सोलर स्टॉर्म से लेकर उसके रेड जायंट बनने तक की पूरी कहानी। हमारा सूरज बिल्कुल शांत नहीं है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड उलझ रहे हैं, कहीं एनर्जी जमा हो रही है और कभी कभी यही जमा हुई एनर्जी एक जबरदस्त धमाके के रूप में बाहर निकलती है। इन्हें कहते हैं सोलर फ्लेयर्स, यानी सौर ज्वालाएं। सोलर फ्लेयर को आसान भाषा में समझें तो सूरज पर होने वाला एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा धमाका। इस दौरान ऊर्जा, रोशनी और बेहद तेज गति से चलने वाले पार्टिकल्स अंतरिक्ष में निकलते हैं और कई बार इन घटनाओं के साथ कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME भी होता है। मतलब सूरज के अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं और अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। अब ये सोलर स्टॉर्म आखिर करता क्या है? दरअसल पृथ्वी के चारों ओर एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, मैग्नेटिक फील्ड। यही चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज से आने वाली कई खतरनाक कणों और रेडिएशन से बचाता है। लेकिन जब कोई बेहद शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बुरी तरह हिला सकता है। इसी घटना को कहते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। इसका सबसे खूबसूरत असर आसमान में दिखाई देने वाला ऑरोरा है। रात के आसमान में हरे, लाल और बैंगनी रंग की रोशनी। लेकिन यही घटना पृथ्वी पर तकनीकी सिस्टम के लिए मुसीबत बन सकती है। सैटेलाइट सिस्टम्स प्रभावित हो सकते हैं, जीपीएस सिग्नल्स में गड़बड़ी आ सकती है, रेडियो कम्युनिकेशन बाधित हो सकता है और बेहद शक्तिशाली स्थिति में पावर ग्रिड्स पर भी असर हो सकता है। यानी सूरज से निकला एक तूफान अंतरिक्ष में पैदा होता है, लेकिन उसकी गूंज पृथ्वी पर बिजली, संचार और नेविगेशन सिस्टम तक पहुंच सकती है। एक और बात, हर सोलर फ्लेयर एक जैसा शक्तिशाली नहीं होता। वैज्ञानिक इन्हें उनकी ताकत के आधार पर अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं। सबसे कमजोर A क्लास, इसके बाद B क्लास, C क्लास, M क्लास और सबसे शक्तिशाली X क्लास। इसे रिक्टर स्केल की तरह समझ सकते हैं। हर अगली लेटर क्लास ऊर्जा में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी दिखाती है। यानी X क्लास फ्लेयर M क्लास से करीब 10 गुना और C क्लास से करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और हर क्लास के अंदर 1 से 9 तक की रेटिंग भी होती है, जैसे X1, X2, X5। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, X9 आखिरी सीमा नहीं है। X क्लास के फ्लेयर्स X10 से भी ऊपर जा सकते हैं। 2003 में सोलर मैक्सिमम के दौरान इतना शक्तिशाली सोलर फ्लेयर आया था कि उसे मापने वाले सेंसर्स ही ओवरलोड हो गए। सेंसर्स ने उनकी ताकत को X28 पर जाकर रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, लेकिन असली ताकत इससे भी ज्यादा हो सकती थी। सबसे शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स सिर्फ चमकती रोशनी नहीं है, ये पूरे सोलर सिस्टम की सबसे विशाल विस्फोटक घटनाओं में शामिल है। जब सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में उलझते हैं और अचानक रिकनेक्ट होते हैं तो जबरदस्त मात्रा में एनर्जी निकलती है। इस दौरान सूरज की सतह से पृथ्वी के आकार से कई गुना बड़े चमकदार मैग्नेटिक लूप्स ऊपर उठ सकते हैं और सबसे बड़े इवेंट्स में इस प्रक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा 1 अरब हाइड्रोजन बॉम्ब से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर तक बताई जाती है। अब सवाल है, अगर ऐसी घटना पृथ्वी की तरफ हो जाए तो? जवाब है, तबाही आएगी। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैरिंगटन इवेंट। साल था 1859। ये अब तक दर्ज सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म माना जाता है। इस सोलर स्टॉर्म ने दुनिया के टेलीग्राफ सिस्टम्स को प्रभावित कर दिया। उस दौर में दुनिया आज जैसी सैटेलाइट और इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं थी। फिर भी सूरज की इस एक घटना ने दूर दूर तक संचार व्यवस्था को हिला दिया और आसमान में ऑरोरा इतनी दूर तक दिखाई दिया जहां सामान्य तौर पर इसकी कल्पना भी नहीं की जाती। आज अगर कैरिंगटन इवेंट जैसा तूफान आए तो उसका असर 1859 से बिल्कुल अलग हो सकता है। इसके बाद आता है 1989। कनाडा के क्यूबेक में एक शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया। नतीजा, पावर ग्रिड कोलैप्स हुआ और लाखों लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। फिर आया 2003 का हेलोविन सोलर स्टॉर्म। इसने सैटेलाइट्स, जीपीएस और रेडियो कम्युनिकेशंस को प्रभावित किया।
और 2006 में आए एक्स क्लास प्लेयर्स से जुड़े CME ने भी GPS सिग्नल्स में रुकावट पैदा की। यानी ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, सूरज की गतिविधियां सच में हमारी टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर सकती हैं। अब आते हैं उस नई स्टडी पर जिसने वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर किया है। हम सोलर विंड को एक खास जगह से मापते हैं। वो जगह है सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ मौजूद स्पेसक्राफ्ट सूरज से आने वाले सोलर विंड को लगातार मापते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सबसे शक्तिशाली सोलर विंड पृथ्वी तक पहुंचने से पहले कुछ कमजोर हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ज्यादा करीब मौजूद नासा स्पेसक्राफ्ट के डेटा को देखा। कुल 10 लाख से ज्यादा सोलर विंड मेजरमेंट्स हुए और यहाँ जो सामने आया वो बेहद इंपॉर्टेंट था। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में बनने वाले इलेक्ट्रिकल करंट्स सोलर विंड के ज्यादा शक्तिशाली होने के साथ लगातार बढ़ती दिखाई दी। यानी अगर कभी कोई बेहद शक्तिशाली 1 in a 1000 ईयर सोलर स्टॉर्म आया तो उसका असर हमारे पुराने अनुमानों से ज्यादा हो सकता है। सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन, GPS और पावर ग्रिड सब ज्यादा गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा तूफान अभी आने वाला है। ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन समस्या यही है हमारे पास ऐसे इवेंट्स का डेटा बहुत कम है और जब डेटा कम हो तो खतरे का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ये रिसर्च ऐसे समय सामने आई है जब सूरज अपने करीब 11 साल के सोलर साइकिल के सोलर मैक्सिमम के आसपास है। सोलर मैक्सिमम यानी वो दौर जब सूरज पर सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और CMEs ज्यादा सक्रिय होते हैं। मई 2024 में भी एक शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने अमेरिका और यूरोप के कई बड़े हिस्से में ऑरोरा दिखाया था। रेडियो कम्युनिकेशंस, GPS इक्विपमेंट और कुछ सैटेलाइट ऑपरेशंस पर रुकावट भी देखी गई। लेकिन ये स्टॉर्म भी 1859 के कैरिंगटन इवेंट से कमजोर था। सूरज की कहानी का सबसे बड़ा खतरा आज का सोलर स्टॉर्म नहीं है। असली कहानी शुरू होगी करीब 5 अरब साल बाद। आज सूरज अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन सूरज को ऊर्जा देता है। लेकिन एक दिन कोर में हाइड्रोजन फ्यूल कम होने लगेगा और तब सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। सूरज फैलने लगेगा और एक समय आएगा जब हमारा सूरज बन जाएगा रेड जायंट। रेड जायंट बनने के दौरान सूरज का आकार इतना बढ़ सकता है कि उसके बाहरी हिस्से मरकरी और वीनस तक पहुंचे और उन्हें निगल ले। यहीं से वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या पृथ्वी भी सूरज के अंदर समा जाएगी या पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में धीरे धीरे बाहर की ओर चली जाएगी। नई रिसर्च ने इसी सवाल पर एक दिलचस्प संभावना रखी है। जैसे जैसे सूरज बूढ़ा होगा वो अंतरिक्ष में बड़ी मात्रा में अपना मास खो सकता है और मास कम होने का मतलब है ग्रेविटी कमजोर होना। पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में घूम रही है। इस कक्षा को बनाए रखने में सूरज की ग्रेविटी की बड़ी भूमिका है। लेकिन अगर सूरज की ग्रेविटी कमजोर होगी तो बचे हुए ग्रहों की ऑर्बिट धीरे धीरे बाहर की ओर खिसक सकती है। यानी सूरज जितना मास खोएगा पृथ्वी उतनी ही दूर जा सकती है। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सूरज का बड़ा होना पृथ्वी के लिए खतरा है, लेकिन सूरज का मास खोना पृथ्वी को उससे दूर भी धकेल सकता है। पृथ्वी का बचना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वो सूरज से कितनी दूर चली गई। सबसे बड़ा सवाल होगा कि सूरज कितना मास खोता है। अगर सूरज बहुत ज्यादा मास खो देता है तो उसकी ग्रेविटी कमजोर होगी और अर्थ की ऑर्बिट बाहर की ओर जा सकती है। लेकिन अगर मास लॉस कम हुआ तो सूरज का बढ़ता आकार और उसकी बढ़ती गर्मी पृथ्वी के लिए विनाशकारी हो सकती है। एक और समस्या है, भले ही पृथ्वी सूरज के अंदर ना समाये, रेड जायंट सूरज से निकलने वाली गर्मी इतनी ज्यादा हो सकती है कि पृथ्वी पर आज जैसा जीवन संभव ही ना रहे। यानी पृथ्वी का सूरज के अंदर ना जाना पृथ्वी के सुरक्षित रहने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। वहीं सूरज का रेड जायंट फेज हमेशा नहीं चलेगा। आखिरकार सूरज अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देगा। यानी आज का विशाल चमकता हुआ सूरज भविष्य में एक छोटे, बेहद घने और धीरे धीरे ठंडे होते व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। एक और सोलर स्टॉर्म्स हमें याद दिलाते हैं कि सूरज आज भी कितना शक्तिशाली है। दूसरी ओर रेड जायंट फेज हमें बताता है कि सूरज की जिंदगी भी हमेशा नहीं रहने वाली। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह नहीं जानते कि उस आखिरी दौर में पृथ्वी का अंतिम भविष्य क्या होगा। क्या सूरज की गर्मी पृथ्वी को खत्म कर देगी या क्या पृथ्वी किसी नई ऑर्बिट में एक सुनसान ग्रह बनकर बच जाएगी? इन सवालों के जवाब के लिए हमें अरबों साल इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात आज ही साफ है, सूरज को हम जितना जानते हैं वो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी है। और शायद पृथ्वी की कहानी सूरज से शुरू भी हुई थी और उसका अंत भी सूरज के साथ ही होगा। फिलहाल ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। देखते रहिए कड़क।